नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि अक्सर विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार की पीड़ा पैदा करता है और वह होता है रिवीज़न। कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर जो है वह रिवीज़न कैसे होना चाहिए? रिवीज़न का मतलब क्या है बेसिकली? अपना जो आज का टॉपिक है वो यही रहने वाला है कि रिवीज़न करने का बेस्ट तरीका जो है वह क्या होता है? यानी कि किस तरीके को अपन बेस्ट रिवीजन मान सकते हैं। देखिए रिवीजन का मतलब क्या है? टी और विजन। विजन का मतलब है कि आपका लक्ष्य क्या है और री का मतलब है पुनः। यानी कि रिवीजन का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ पुनः एक बार देखिए। भाई आपने जो टारगेट रखा है, जो आपने एक प्रकार से पहले कार्य किया है, उसी कार्य को पुनः दोहराना ही रिवीजन है। तो जो पहले आपने कार्य किया है, जो आप पहले कर चुके हो, उसी कार्य को आपको क्या करना है, वापिस करना है, वही क्या है आपका रिवीजन है। तो रिवीजन बेहतरीन कैसे होना चाहिए? रिवीजन बेहतरीन तब ही हो पाएगा जब आपने पहली बार किसी कार्य को बहुत अच्छे से किया हो, उसी ही कंडीशन में उस कार्य को दूसरी बार आप और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपने पढ़ा है केवल उसी ही चीज़ को पढ़ना। रिवीजन का मतलब ये होता है कि बार-बार उसका प्रयास करना, साथ-साथ में उसी चीज़ के अंदर सुधार करते हुए प्रयास करना। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले आपने जो चीज़ पढ़ी है, दूसरी बार में उसी चीज़ को पढ़ो बिना किसी परिवर्तन के, तो वह रिवीजन एक बेहतर रिवीजन नहीं हो सकता। एक अच्छा रिवीजन का मतलब है कि हर बार आप उसी चीज़ को पढ़ो लेकिन अलग-अलग प्रकार के नए-नए तरीकों से उसको पढ़ना है, किस प्रकार से उसमें सुधार करके पढ़ा जाए। क्योंकि अल्टीमेट जो अपना जो टारगेट है वो है सिलेक्शन। अगर आप किसी भी भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो उसके लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नंबर। और नंबर्स आते हैं कब? जब चीज़ें अपने को क्या हो, याद हो। और चीज़ों को याद करना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उस चीज़ को बार-बार दोहराना है। अपने को अपने मोबाइल नंबर, जैसे अपन कोई भी आपके XYZ मोबाइल नंबर है, वो अपने को कैसे याद हो जाते हैं बड़ी आसानी से। आपको आपके खुद के नंबर याद होंगे, आपके पिताजी के नंबर याद होंगे, अपने भाई के, बहन के, माताजी के, मामा जी के। हो सकता है आपको कम से कम 4-5 मोबाइल नंबर याद हो। लेकिन आपको जब पहली बार वो मोबाइल नंबर दिखाए गए थे, हो सकता है आपको याद नहीं हो, आपके भी याद नहीं हो। लेकिन कैसे याद हुए? तो आपने क्या किया, उन चीज़ों को टुकड़ों के अंदर बाँटा। कि भाई आपके मोबाइल नंबर है कि भाई 96 है, उसके बाद में 97 है, उसके बाद में 95 है, टुकड़ों के अंदर याद करने की कोशिश करी। आज एक ऐसी स्थिति है कि आप अगर सिंगल-सिंगल डिजिट लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, आप चाहो कि 3-3 डिजिट लिखनी है तो भी लिख सकते हो। तो कारण क्या था? वो आपको मोबाइल नंबर या फिर आपका होम एड्रेस है या फिर आपका खुद का नाम है या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, गाँव है, ये सारी चीज़ें कैसे याद हुई? बार-बार रिवीजन से। लेकिन वो रिवीजन एक अलग है, यहाँ पर रिवीजन एक अलग चीज़ है। क्योंकि आप बोल सकते हो कि वहाँ पर सर एक मोबाइल नंबर याद करना था, यहाँ पर तो आरएस मेंस जैसी सब्जेक्ट के अंदर 30-30 सब्जेक्ट याद करनी है। सामान्य जो भर्तियाँ हैं उनमें भी 8-10 सब्जेक्ट याद करनी होती है। तो इस रिवीजन में, उस रिवीजन में डिफरेंस क्या है और उस रिवीजन को किस प्रकार से हम ऐसे करें कि जैसे हमारे मोबाइल नंबर याद है, उस प्रकार से हमें चीज़ें याद हो जाए। तो उसमें कई सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को अपन समझेंगे आज और अपन जानेंगे कि किस प्रकार से अपने रिवीजन को बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन को बेहतरीन करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानेंगे। जैसा मैंने बताया कि रिवीजन का मतलब है रीविज़न, यानी कि अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को ही एक बार वापस दोहराना है कि हम उस टारगेट तक कैसे पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, उसी प्रयास को वापस दोहराना है। तो इतना ज़्यादा अपने लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि उस चीज़ को अपन पहले से पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ को वापस अपने को पढ़ना है। तो रिवीज़न बेसिकली बहुत ईज़ी चीज़ होती है, जिसको बच्चे ऐसे मान लेते हैं कि यार हमने बड़ी मुश्किल से जो है वह इतने लंबे सिलेबस को एक बार कवर किया है और अब हम वापस इसको कैसे करें? और फिर रिवीज़न के दौरान वो बच्चा मात खा जाता है और रिवीज़न उसका एग्ज़ाम तक हो सकता है उसका 1 बार हो या फिर 2 बार हो और इस वजह से उसको चीज़ें याद नहीं हो पाती और फिर वह एग्ज़ाम में जब बैठता है तब वह कन्फ्यूज़ होता है कि ये भी राइट लग रहा है, ये भी राइट लग रहा है और ऐसी जो है स्थिति के अंदर वह डबल ऑप्शन में फँसता है और वहाँ पर वह गलती कर बैठता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप ऑप्शन ए है या फिर बी है, आपको लगेगा कि यार या तो ये है या है, इन दोनों में से एक है। तो ये कंडीशन जब आती है जब आपका रिवीज़न अच्छा नहीं। तो रिवीजन को बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन-कौन सी ट्रिक्स को अपन अपना सकते हैं, उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज अपन जो है वह जानने वाले हैं।
क्योंकि रिवीजन एक पार्ट है, अपने जीवन का भी पार्ट है, क्योंकि चीज़ों को अगर अपन रिवाइज नहीं करते रहेंगे तो अपन चीज़ों को भूलते जाएंगे। आप बार-बार जॉब में भी जब चले जाओगे तो किसी कार्य को अगर आप बार-बार नहीं दोहराओगे तो हो सकता है कि उस चीज़ को भी आप भूल जाओ आने वाले टाइम में, कि यार ये प्रोसेस थी, ये होती कैसे है मुझे नहीं पता। जैसे कि आप जब किसी भी जॉब में अगर लगे हो या फिर लगोगे, तब आपको उस जॉब का प्रोसेस आप भूल जाओगे आने वाले 5, 7, 10 साल बाद में। कि यार मैं उस समय जो है वह क्या-क्या सिलेबस में था, क्या उस समय जो है वह डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट माँगे थे, क्योंकि वो रिवीजन नहीं हो पाता है। तो चीज़ों को जो है अगर अपन दोहराएँगे नहीं, तो धीरे-धीरे हम उन चीज़ों को क्या हो जाएँगे, भूलते जाएँगे, यानी कि समय के साथ जो है वह उन चीज़ों को अपन क्या करते जाते हैं, भूलते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, वो होती है आपके रिवीजन के लिए, और उसमें एक चीज़ आती है और वो आती है, एक शब्द आता है जिसका नाम है बेस्ट मटेरियल। बेस्ट मटेरियल करके एक शब्द आता है, यानी कि तो अपन कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ विषय वस्तु। बेस्ट मटेरियल मतलब सर्वश्रेष्ठ विषय वस्तु। अगर आप किसी भी चीज़ का रिवीजन कर रहे हो, या फिर मैं तो ये कहता हूँ कि आप रिवीजन को छोड़िए, आप पहली बार अगर तैयारी के अंदर उतर रहे हो, कॉम्पिटिशन में अगर उतर रहे हो, या फिर पहले से उतर रहे हो, उतरे हुए हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कई सारी जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ने में, उन सभी चीज़ों का जो एकमात्र सॉल्यूशन है वो आता है आपका बेस्ट मटेरियल, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो है वह है आपकी विषय वस्तु। कौन-सी ऐसी विषय वस्तु होती है जो हमें सिलेक्शन देती है? यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी आपके कॉन्टेक्ट में होंगे, या फिर आपके मित्र होंगे, आपके परिवारजन होंगे, जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। हो सकता है कि वो अपनी रणनीति ना बताएँ, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा जो रीज़न है उनके सिलेक्शन का, वो आता है बेस्ट मटेरियल, यानी कि सर्वश्रेष्ठ विषय वस्तु। तो आप अगर कभी भी अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो मटेरियल है, वह सबसे बेस्ट होना चाहिए। अब वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है। वो मटेरियल आपका बुक्स हो सकता है, वो मटेरियल आपका नोट्स हो सकता है, वो मटेरियल आपका कोई कोर्स हो सकता है। यानी कि आप किसी, हो सकता है कोचिंग के कोई नोट्स पढ़ रहे हो, अपने मित्र के कोई नोट्स पढ़ रहे हो, अपनी कोई जो है वह सजेस्ट की हुई बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी हो सकती है इसके अंदर से। लेकिन कौन-सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है? सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ कि विषय वस्तु का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, इनमें से आपको सेलेक्ट करनी है। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि आप केवल कोर्स पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप केवल नोट्स पढ़ोगे, आपको लगता होगा कि मैं सिलेक्टेड हूँ, भाई विजेंद्र सर के अगर नोट्स मिल जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं कभी नहीं कह सकता कि मेरे नोट्स से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरे नोट्स मेरे हिसाब से बनाए हुए हैं। हो सकता है कि मेरे नोट्स से मैं पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसी सब्जेक्ट होगी जो मेरे नोट्स में सफिशिएंट नहीं होगी, और उनको मैंने हो सकता है कि कवर किया हो बुक से, हो सकता है कि मैंने उसको किसी कोर्स से या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के कैसे भी कवर किया होगा। तो कभी भी ये तीनों की तीनों चीज़ें में से कोई एक चीज़ जो है वह आपको सिलेक्शन नहीं दे सकती। इन तीनों चीज़ों के अंदर से सेलेक्टिव चीज़ें जो है वह कुछ-कुछ निकल कर आएगी, और वो जो चीज़ होगी, वो चीज़ आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि बेस्ट मटेरियल का मतलब है कि कौन-कौन से आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के लिए कौन-सी ऐसी किताबें हैं जो आपको लेनी है रेफ़रेंस के लिए। कुछ ऐसी सब्जेक्ट भी आएगी, कुछ ऐसी बुक्स भी होगी, हो सकता है कि वो रेफ़रेंस बुक में मैंने बताई हो या फिर आपके किसी भी टीचर ने बताई हो। वो बुक बहुत अच्छी है, लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो। ऐसी कंडीशन में आपको दूसरे स्तर पर जाना है कि उसी सब्जेक्ट के हम नोट्स को देखते हैं किसी कोचिंग के, या फिर किसी स्टूडेंट के, या फिर किसी मित्र के। तो वो अगर आपको ठीक लग रहे हैं, उसमें भी अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो फिर तीसरी स्थिति आती है कि आप नोट्स की जगह पर जाइए कोर्स में, या फिर किसी वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे, कि उस चीज़ को टीचर कैसे समझा रहा है। तो किसी भी चीज़ के लिए केवल एक चीज़ सफिशिएंट नहीं होती है, इन तीनों चीज़ों का जो एक प्रकार से मिक्स बनेगा, वो मिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जो चीज़ आप पढ़ोगे, वही आपको फाइनल सिलेक्शन देने वाली है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो मैं यही बताता हूँ कि कोई भी बुक, नोट्स या फिर कोर्स बेस्ट कैसे है, तो दूसरी चीज़ जो इसमें निकल कर आती है, वो निकल कर आती है आपके पीवाईक्यू।
यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पीवाईक्यू जो है यह आपके बुक्स को, आपके नोट्स को या फिर आपके कोर्स को, किसी भी चीज को वेरीफाई करते हैं कि क्या यह आपके एग्जाम के हिसाब से सफिशिएंट है या फिर नहीं है। तो आपको क्या करना है, उस एग्जाम के पीवाईक्यू उठाने हैं, पुराने पेपर उठाने हैं, पुराने क्वेश्चन उठाने हैं और सीधा उस बुक से या फिर नोट से या फिर उस कोर्स से मैच करना है। आपको कुछ नहीं करना है कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी है, ये 10 प्रश्न आरएस प्री के अंदर आ रखे हैं और इन 10 प्रश्नों को जो सर ने बुक निकाली है उसमें से मिला लूं। भाई 10 के 10 प्रश्न मिल रहे हैं, इसका मतलब वो बुक बहुत अच्छी है। केवल आरएस के अकॉर्डिंग अगर वो बना रखी है, आप अदर एग्जाम के भी मिला लो, आरएस के बराबर असिस्टेंट प्रोफेसर के मिला लो, फर्स्ट ग्रेड के मिला लो, एसआई के मिला लो, इसका मतलब 5-7 एग्जाम से आपने उसको वेरीफाई किया, इसका मतलब वह बुक, नोट्स या फिर कोर्स एकदम अच्छा है। कोर्स तो मैं उस स्थिति में कहूँगा जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है बुक्स, ये आपको सलेक्शन देती है। बुक्स के अंदर जो है वह चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई होती है। कई बार टीचर भी उस चीज़ को मिस कर देता है, लेकिन बुक जो है वह आपके साथ में हमेशा सलेक्शन तक बनी रहती है, उसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। और बुक भी कैसी होनी चाहिए, तो यह ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, ऐसी बुक होनी चाहिए जो कि आपके कहने का मतलब ऐसी स्थिति के अंदर आपको ना फँसाए कि ये वाला सही है या फिर ये वाला। यानी कि ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। एक प्रकार से भारत सरकार के या राजस्थान सरकार के द्वारा प्रमाणित जो आपके प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ की होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें आती है, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, उनके लिए वो बुक्स आपको रेफरेंस बुक के अंदर लेनी चाहिए। ऐसे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो बेस्ट मटेरियल या फिर सर्वश्रेष्ठ जो आपके विषय वस्तु है उसके बारे में सामान्य चीजें जो है वह आपने यहाँ पर जानी है। अब देखिए अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। कोई भी बच्चा जब रिवीजन की बात आती है, तब कोई भी बच्चा रिवीजन के समय क्या कर सकता है? रिवीजन के समय बच्चा देखो, या फिर रिवीजन भी छोड़िए, कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई शुरू करता है तो उस समय वह क्या करता है? कोई भी बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है तो वह शुरुआत में क्या करता है? शुरुआत में वह कुछ कार्य करता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, आप खुद अभी देख लोगे कि हम इनमें से कोई ना कोई एक कार्य करते हैं। सबसे पहला होता है कि बच्चा क्या करता है कि सिलेबस को उठाता है। कई सारे बच्चे जो सबसे नीचे वाली स्थिति बता रहा हूँ मैं, भाई क्या लेके आएँगे? बुक लाएँगे, बुक में भी क्या लेकर आएँगे? गाइड लेके आएँगे। गाइड मीन्स एक ऐसी गाइड लेके आ जाएँगे जैसे कि आपके लिखा हुआ है आरएएस प्री, और उस बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है और एक ही बुक के अंदर सारी की सारी सब्जेक्ट दी हुई है। तो पहली कैटेगरी के बच्चे होते हैं कि वो बुक लेकर आते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई इस गाइड को मुझे पढ़ना है। इस गाइड को, अगर इस किताब को मैं इतनी मोटी है, चाहे इतनी मोटी है, चाहे इतनी मोटी है, उसको मैं पूरी कर लूँगा, मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो वो बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल भ्रम में रहते हैं, क्योंकि कभी भी एक गाइड आपका सिलेक्शन नहीं कर सकती। ऐसे बच्चे जो होते हैं, वो केवल उस एक गाइड को ही पढ़ते हैं, वो ना तो सिलेबस देखते हैं, ना पीवाईक्यू देखते हैं, ना कोई कंपटीशन देखते हैं, उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को कभी भी सिलेक्शन नहीं होएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जो कि आपके सिलेबस को उठाते हैं। सिलेबस के अंदर से जो है वह क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं कि भाई कौन-कौन सी सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वह आपके क्या लेकर आ जाते हैं, बुक्स लेकर आ जाते हैं। उसको जो है वह पढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई पहले इसको पढ़ेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, इस प्रकार से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कि अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। तीसरे टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक टेस्ट सीरीज लेंगे और उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो है वह क्या करेंगे, आपके टॉपिक को कवर करेंगे और उस टॉपिक से जो है वह अपना सिलेबस को कवर करेंगे। ये आपके तीसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कि आपके पढ़ने का तरीका हो सकता है। चौथे टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जो कि कोई भी बुक या फिर कुछ भी पढ़ेंगे, उसको साथ-साथ में जो है वह आपके शॉर्ट नोट्स बनाएँगे और शॉर्ट नोट्स के साथ-साथ में जो है वह क्या कर लेंगे, उसको वापिस रिवाइज़ करते-करते चलते जाएँगे कि भाई हमारा इस प्रकार से काम हो जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें जो है वह एक बच्चा करता है अपनी तैयारी के दौरान। ये चीज़ें हो सकती है, आप भी करे होंगे, इनमें से हो सकता है कि आपने ये वाला तरीका अपनाया, या हो सकता है ये वाला अपनाया, इनमें से कोई सा भी तरीका जो है वह आपने अपनाया होगा। पढ़ने के ये कुछ तरीके होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन आगे चलते हैं और अगला जो है वह अपना पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट रहना चाहिए कि आप अगर किसी भी चीज़ का रिवीज़न कर रहे हैं,
तो रिवीजन से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। रिवीजन से पहले क्या होनी चाहिए आपको? जानकारी होनी चाहिए। जानकारी किन-किन चीज़ों की होनी चाहिए? पहले मैं बताऊँगा कि रिवीजन से पहले आपको रिवीजन कह लो या फिर तैयारी भी कह लो, आपको किन-किन चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर अपन चलेंगे कि उन चीज़ों का हमें पता है, अब हमें करना क्या है? दोनों चीज़ों को अपन देखने वाले हैं। देखिए जानकारी किन-किन चीज़ की होनी चाहिए? सबसे पहली जो चीज़ आती है, वह आती है कि आपका जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? कि भाई कौन-कौन सी हमारी जो है वह सब्जेक्ट हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाली है। दूसरी चीज़ जो है वह आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे एग्ज़ाम के अंदर वेटेज कितना है? किसका वेटेज? प्रत्येक सब्जेक्ट का वेटेज कितना है? यानी कि सब्जेक्ट वाइज़ वेटेज कितना है? कि भाई राजस्थान अगर मान लो कि जैसे आरएस प्री दे रहे हो, तो इंडिया हिस्ट्री कितनी है? इंडिया ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन हैं? इंडिया पॉलिटी के कितने हैं? करंट अफेयर्स के कितने हैं? साइंस टेक के कितने हैं? ये आपको पता होना चाहिए वेटेज। ये आती है दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आती है वेटेज के बाद में आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि ओल्ड जो पेपर है, उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। ये होता है आपके तीसरा काम। और चौथा काम होता है कि उस पेपर के रिगार्डिंग कट ऑफ जो है वह अब तक कितनी-कितनी गई है, यानी कि ओल्ड कट ऑफ जो है वह क्या रही है। ये चीज़ें तो सामान्य है जो आपको पता होनी चाहिए। भाई सिलेबस क्या है? सिलेबस अगर पता रहेगा तो हम कौन-कौन सी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो हमें पता रहेगा। वेटेज क्या-क्या है किस-किस सब्जेक्ट का वो हमें पता रहेगा। पीवाईक्यू देखोगे तो आपको प्रश्नों का स्तर पता चलेगा और पीवाईक्यू से ही आप जो है वह अपने मटेरियल को सेलेक्ट करोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में हमारे एग्ज़ाम में कितनी डेप्थ पूछी जा रही है। और कट ऑफ से हमें ये पता चलेगा कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अब देखिए कट ऑफ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कट ऑफ होती है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि कट ऑफ से ही आप क्या तय करते हो अपना लक्ष्य तय करते हो कि मुझे कितने नंबर चाहिए। ये किससे तय होगा? ये होगा कट ऑफ से। और लक्ष्य अगर आप तय कर रहे हो, तो लक्ष्य के अंदर मान लो कि जैसे 200 में से आपको 150 नंबर लाने हैं या फिर 120 नंबर लाने हैं, 130 नंबर लाने हैं, तो किस-किस सब्जेक्ट को मैं कवर करूँ? कौन-सी सब्जेक्ट ऐसी है जो मेरी स्ट्रॉन्ग है, जिन सब्जेक्ट से मैं लगभग 90% नंबर लाऊँगा 100% में से, उन सब्जेक्ट का आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो उस इसलिए लक्ष्य तय होगा किससे? कट ऑफ से। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कट ऑफ कि भाई कट ऑफ जो है वह कितनी क्या रह सकती है। ठीक है? ये आपका अगला एक पॉइंट आता है जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में रिवीजन के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये रिवीजन कह लो या फिर ऑल ओवर हमें क्या करना चाहिए? लास्ट में अपन चलेंगे कि रिवीजन किस प्रकार से सारी-सारी चीज़ों का भी मैं रिवाइज़ करवाऊँगा एक साथ, तब आपको पता चल जाएगा कि फाइनली हमें क्या करना है। देखिए, हमने क्या बताया आपको सबसे पहले कि आपको जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपकी परीक्षा है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? पैटर्न का मतलब होता है कि इसके अंदर पेपर कितने होते हैं? भाई 1 पेपर होते हैं, 1 2 होते हैं, कि 3 होते हैं या फिर इसमें पेपर होता है कि फिजिकल होता है कि इंटरव्यू होता है। पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। पेपर अगर आपने देख लिया तो आपको पता होना चाहिए कि वह पेपर जो है वह कितने-कितने मार्क्स का होता है, कितने-कितने उसके अंदर जो है वह नंबर आते हैं कि भाई पहला पेपर कितने नंबर का है, एक दूसरा कितने का है, एक तीसरा कितने का है। ये चीज़ आपको होनी चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न से। दूसरा दूसरा काम हमें करना क्या है, वही मैं बता रहा हूँ। पहले आ गया जानकारी, अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न जान लिया। दूसरे नंबर पर आता है आपके सिलेबस। आप क्या करिए, एग्ज़ाम जो भी आप जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस निकलवाना है और सिलेबस हमेशा आपको जो है वह हार्ड कॉपी में निकलवाना है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है। हार्ड कॉपी का मतलब उसका प्रिंट निकाल कर लाना है। ऐसा नहीं हो कि फ़ोन के अंदर पड़ी है या फिर दोस्त ने भेजी है व्हाट्सएप पर, जब इच्छा होगी तब देख लेंगे, नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस आपका एक प्रकार का रास्ता होता है। आपको मान लीजिए कि जैसे कि जयपुर से दिल्ली जाना है, तो एक तरीका है कि आप जयपुर से पहले तो जाओ उधर चंडीगढ़, फिर इधर से वापस उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली आओ, या फिर आप जयपुर से सीधा जो है वो कोटपुतली से होता हुआ हरियाणा से होते हुए आप दिल्ली जाओ। तो रास्ता कौन-सा पास में आपका फाइनल लक्ष्य क्या है कि हमें दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाना है तो लक्ष्य जो है वह निकट कहाँ से है, ये कौन बताएगा? ये सिलेबस बताएगा। जबकि अगर आप सिलेबस नहीं देख रहे हो, तो आपके लिखा हुआ है सिलेबस में आपको पता है कि भाई राजस्थान इतिहास हमारे हैं सिलेबस।
अब आप ये नहीं देख रहे हो कि राजस्थान इतिहास में टॉपिक कौन-कौन से हैं, और अगर ये आपको नहीं पता है तो आप राजस्थान इतिहास में सारी चीज़ें पढ़ोगे, फिर तो महाराणा कुंभा के ऊपर अकेले के ऊपर ही आपको कई सारी किताबें लिखी हुई मिल जाएगी, महाराणा प्रताप पर मिल जाएगी, तो वो सारी थोड़ी पढ़नी है। भाई हमें ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट, उस सिलेबस में उस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, यानी कि सिलेबस जो है उसमें कौन-कौन सी सब्जेक्ट है, ये हमें पता होनी चाहिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर कौन-कौन से टॉपिक है, ये हमें पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो भी आपका टॉपिक है, आपको क्या करना है, पीवाईक्यू से मैच करना है कि हमारी सब्जेक्ट में से कितने जो है वह क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से? प्रत्येक टॉपिक से। तो आप उस सिलेबस के अंदर लिखना है कि प्रत्येक टॉपिक के साथ-साथ में कि कितने-कितने प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के अंदर अब तक आए हैं, एवरेज कितने प्रश्न हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, टॉपिक जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहे हैं वह सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको ये पता चल गया कि हमारे एग्ज़ाम में कौन-सी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और उस सब्जेक्ट का कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उस दिन आपकी जो तैयारी का रास्ता है वह एकदम सही दिशा में जा रहा होगा। ये आप उस चीज़ को जो है वह गाँठ बाँध लीजिए, उस चीज़ को आप समझ जाइए आराम से। तीसरा जो काम आता है, वह आता है आपके ओल्ड कट ऑफ। तीसरा क्या आता है? ओल्ड कट ऑफ। ओल्ड कट ऑफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जानकारी भी होनी चाहिए और ओल्ड कट ऑफ के ऊपर आपको काम भी करना है। क्योंकि ओल्ड कट ऑफ कितनी गई है, जैसे मान लेते हैं कि आरएस प्री 2000 जो आपके 21 हुई, आरएस 2023 हुई थी, उसका मान लेते हैं कि 100 नंबर अगर आरएस प्री की कट ऑफ गई है, ये हमें पता है, तो इसके आधार पर हम लक्ष्य रख सकते हैं कि ये संभावना है कि पहले जो कट ऑफ है वह 76 थी, फिर 84 हुई, फिर 100 हुई। इसका मतलब हर बार कट ऑफ जो है वह बढ़ रही है। इसका मतलब इस बार भी 100 से जो है वह कट ऑफ बढ़ सकती है। इसका मतलब हमारा लक्ष्य 110, 120 ये तो जो है वह न्यूनतम होना ही होना चाहिए। तो आप अपना टारगेट किससे सेट करोगे? पुरानी कट ऑफ से। अब 110, 120 आपका टारगेट है। मान लो अगर आपका लक्ष्य है कि आरएस प्री के अंदर हमें जो है वह 130 नंबर लेकर आने हैं, तो उस 130 नंबर को कहाँ से लाओगे? वो लाओगे आप इन सब्जेक्ट से। तो फिर आपका अगला जो काम है, वह अगला काम क्या होना चाहिए इसके बाद में? अगला काम आपका ये होना चाहिए कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 130 नंबर ला रहे हैं। ये एनी वन एग्ज़ाम के लिए है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मान लो 200 में से 130 नंबर लाने हैं, तो आपको फिर क्या करना है? आपको बाँटना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को क्या करना है? बाँटना है कि भाई पहले नंबर पर मैं कौन-सी सब्जेक्ट को रखूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा नंबर दे रही है। दूसरे नंबर पर मैं कौन-सी सब्जेक्ट को रखूँ जो मुझे उससे कम नंबर दे रही है। तीसरे पर कौन-सी को रखूँ जो उससे कम नंबर दे रही है। चौथी पर कौन-सी को रखूँ जो उससे कम नंबर दे रही है। पाँचवीं पर कौन-सी को रखूँ मैं उससे कम नंबर दे रही है। ऐसे चलते-चलते मेरा टारगेट कितना है? 130 का है और 130 तो ये तो मेरा टारगेट है 130 तो। और इस प्रकार से मैं सब्जेक्ट करते-करते 150 पर अगर पहुँच गया, तो इसका मतलब मैं अगर इस 150 नंबर के इन-इन सब्जेक्ट के इन-इन मटेरियल को अगर मैं क्या कर लूँ, एकदम कंठस्थ कर लूँगा, तो 130 में से 150 में से 130 तो मैं ला ही सकता हूँ। और 50 नंबर का वो ऐसा मैटर है, जिसमें अगर मेरे नंबर कटते भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका वेटेज भी कम है और बच्चों को वो चीज़ याद भी नहीं होती है। वैसा सेलेक्ट मैटर जब हो पाएगा, जब आपको ये चीज़ पता रहेगी कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और मेरा टारगेट क्या है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ओल्ड कट ऑफ है, पुरानी कट ऑफ के ऊपर आपकी जो है वह जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो कट ऑफ है वह कितनी क्या जा रही है। यह यहाँ तक था पूरा का पूरा, आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को कैसे शुरू करना है इसके बारे में। अभी अपन जो है वह फाइनली मैं आपको वापस इसी चीज़ का रिवीजन करके बताता हूँ, कि आपको किस प्रकार से क्या-क्या कार्य करना है। तो सबसे पहला जो काम है, वह होता है आपके कौन-सा? सर्वश्रेष्ठ मटेरियल, यानी कि जो आपकी विषय वस्तु है, वह आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए। तो विषय वस्तु आपने सबसे पहले जो है वह सेलेक्ट कर ली। आपने जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसका आपने क्या कर लिया? विषय वस्तु सेलेक्ट कर ली। दूसरे नंबर पर आपने क्या कर लिया कि जो विषय है, उस विषय का वेटेज कितना है, यानी कि हिस्सा कितना-कितना है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया, ये आपका दूसरा काम हो गया। भाई 2 काम आपने कर लिए कि भाई वेटेज कितना है और हमारे जो है वह विषय वस्तु कौन-कौन सी है जो हम एग्ज़ाम में पढ़ने वाले हैं।
फिर तीसरी चीज़ आती है, तीसरी चीज़ जो है वह आपके एग्ज़ाम के लिए आती है, वो आती है कि हमें इस चीज़ को जो भी हमने सेलेक्ट किया है, इसको क्या करना है, हमें पढ़ना है। और पढ़ेंगे कौन-सी बार? पहली बार। जब भी आप चीज़ को क्या कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उस दौरान सबसे पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं, उस दौरान आपको क्या करना है कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अब इम्पोर्टेंट कौन-सी चीज़ है? कई सारे मैं बच्चों को देखता हूँ कि अपनी नोट्स को या फिर अपने बुक को पूरी को जो है वह हाइलाइटर से पूरी को जो है वह नीली, पीली, लाल, हरी जो है वो कर देते हैं। हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है। आप किसी भी टॉपिक को अगर शुरू कर रहे हो पढ़ने के लिए, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो भारतीय सभ्यता। अब भारत की सभ्यता आप पढ़ रहे हो, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप आरएस की तैयारी कर रहे हो और आरएस प्री में सभ्यताओं के कौन-कौन से प्रश्न पिछले 3 एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। पहले उन प्रश्नों को देखो, उन प्रश्नों को अपने बुक्स के अंदर या फिर नोट्स के अंदर देख लो, फिर उनको क्या कर लो, मार्क लगा लो कि भाई ये प्रश्न जो है वह अब तक पूछे गए हैं। इसका मतलब अब जो आने वाले जो भर्ती है, उसमें जो प्रश्न है वह इसके आस-पास के ही पूछे जाएँगे। तब आपको वह चीज़ इम्पोर्टेंट लगने लग जाएगी ऑटोमैटिक कि भाई पिछली बार ये पूछा कि भाई कालीबंगा की खोज किसने करी? तो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हड़प्पा की खोज भी पूछ ले, लोथल की खोज भी पूछ ले, मोहनजोदड़ो की खोज पूछ ले। कौन-सी विषय वस्तु वहाँ पर मिली थी? अगर ये है मोहनजोदड़ो की पूछी है, हो सकता है हड़प्पा में पूछ ले। तब आपको ऑटोमैटिक जब आप हड़प्पा पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ इम्पोर्टेंट लगने लग जाएगी। तो किस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंट मानना है, किस चीज़ को आपको मार्क करना है या फिर आपको हाइलाइट करना है, वो चीज़ जो है वह आपको पता कब चलेगी? तब चलेगी जब आप क्या करोगे, पीवाईक्यू देखोगे। ठीक है? आपने पहली बार इस चीज़ को पढ़ लिया। ये यहाँ तक जो है वह आपकी चीज़ें थी, जो कि आपके इस वीडियो की इतर थी। यानी कि इस जो हमारी लक्ष्य जो था, जो ये था कि बेहतर रिवीजन कैसे करना है, इसके इतर यानी कि इसके अलग थी ये। ये सारा का सारा जो पोर्शन है, ये किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मैंने बताया है पहले। अब अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है या फिर जो हमारा प्रश्न है, वो क्या है? रिवीजन। रिवीजन पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसको रिवीजन कभी नहीं कहते हैं। रिवीजन का मतलब है पढ़ी हुई चीज़ को वापिस पढ़ना। सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन का मतलब है आपने चीज़ को पहली बार पढ़ा, पूरा हो गया आपके पूरा का पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया। अब आपको उस चीज़ को वापिस पढ़ना है। वापिस का मतलब उसको आप एक बार वापिस जो है वह फर्स्ट टाइम जो है वह क्या कर रहे हो, उस चीज़ का रिवीजन कर रहे हो यानी कि उसको वापिस दोहरा रहे हो। और आप रिवीजन मत मानिए, इस चीज़ को आप क्या मानिए, सलेक्शन मानिए। यानी कि आपका जो चयन है एग्ज़ाम के अंदर जो आपका चयन है, जो सिलेक्शन है, वो एक सूत्र से होता है, जो मेरा खुद का पर्सनल सूत्र है और वह सूत्र आता है मेरा, तो मैं बोलता हूँ 1 प्लस 5। मेरे जो सिलेक्शन का जो सूत्र है, वो है 1 प्लस 5। 1 का मतलब तो क्या है? पहली बार और 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है रिवीज़न। यानी कि फर्स्ट का मतलब तो है कि पहली बार उस चीज़ को पढ़ूँगा मैं और 5 का मतलब है फिर उसी चीज़ का मैं क्या करूँगा 5 बार रिवीज़न। तो मेरा फ़ॉर्मूला है 1 प्लस 5। अब इस 1 प्लस 5 के अंदर जैसे आप मान लीजिए कि कोई खाना बनाते हैं, आप चाय बनाते हैं या फिर चावल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो तो आपने बना दिया। फिर उसको और टेस्टी बनाने के लिए आप क्या करते हो? भाई मैगी मसाला डाल दो, खीर बना रहे हो तो उसके अंदर जो है वो खीर का मसाला डाल दो, उसके अंदर इलायची डाल दो। तो इस चीज़ को और बेहतर करने के लिए यानी कि चयन के लिए ये तो एक फ़ॉर्मूला है ही, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए फिर इसमें मैं कुछ और चीज़ ऐड करता हूँ जिसमें आता है पीवाईक्यू और उसमें आता है आपके टेस्ट। ये 2 चीज़ें जो है वह अतिरिक्त रूप से ऐड होती है किसके अंदर? आपके इस कलेक्शन के अंदर। तो किसी भी विद्यार्थी का चयन जब होगा, जब वह एक किसी विशेष फ़ॉर्मूले के ऊपर चले। फ़ॉर्मूला यही कहता है कि आपको फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पढ़ना है, फिर आप उसका कितनी बार रिवीज़न करते हो। तो मेरा दिमाग तो ये कहता है कि भाई मैं एक बार किसी चीज़ को पढ़ लिया और उसका अगर 5 बार मैं रिवीज़न कर लूँगा, तो फिर वो लगभग मेरे भाई जो हमारी मेमोरी है, उसके अंदर जाकर घुस जाएगा और साथ-साथ में अगर मैं पीवाईक्यू निकाल लूँगा और साथ-साथ में अगर मैं टेस्ट निकाल लूँगा, तो मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर भले ही पेपर आने दो कि हम पेपर को फाड़ के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर बात आ रही है फर्स्ट रिवीजन की। फर्स्ट रिवीजन का मतलब है इस 1 के बाद में आप इस 5 के अंदर पहली बार जा रहे हो, और 5 में जब आप पहली बार जा रहे हो तो फर्स्ट रिवीजन के अंदर मेरा दिमाग ये कहता है, या फिर अब तक जो मैंने अपनाया है, ये आया है कि भाई संपूर्ण पढ़ना है, पूर्ण में नहीं लिखा, संपूर्ण लिख लो। संपूर्ण जो है वह आपको क्या करना है, पढ़ना है। संपूर्ण कौन-सा? जो आपने यहाँ पर पहली बार के अंदर पढ़ा है, उसको पूरे को पूरा फर्स्ट रिवीजन के अंदर क्या होना चाहिए आपका? संपूर्ण होना चाहिए। एज़ इट इज़ जो है यह सेकंड रिवीजन के अंदर भी होना चाहिए, या फिर इसको आप इधर काउंट कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आएगा, देखिए फर्स्ट रिवीजन में क्या हुआ, पहली बार पढ़ा, उसके बाद में जो भी आपने पहली बार पढ़ा है, उसका संपूर्ण यानी कि पूरा का पूरा जैसे पहली बार में पढ़े हो, वैसे की वैसे आपको फर्स्ट रिवीजन के अंदर पढ़ना है। फिर आता है आपका सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है? सेकंड रिवीजन के अंदर आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको ये संपूर्ण तो रखना ही है, जो भी आपने संपूर्ण मैटर पढ़ा है, वो तो आएगा ही। इसके साथ में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, और वह आजकल के जो भी एग्ज़ाम है, उसमें सिलेक्शन का सबसे बड़ा जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिस्सा, या फिर कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से जो है वह रोल अदा करता है, वो आता है आपके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या है, कैसे है, अलग से वीडियो वैसे मैंने बना रखा है। फिर भी शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वह पूरा का पूरा छाप दो शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स का मतलब कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। शॉर्ट नोट्स के अंदर पहली चीज़ तो शॉर्ट नोट्स उस सब्जेक्ट का, अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, इस हिसाब से ही इस घटते हुए क्रम के अंदर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इस सब्जेक्ट पहली सब्जेक्ट के अगर अपने को सबसे बड़ा हिस्सा मिल रहा है, एग्जाम का 30 नंबर मिल रहे हैं, तो इसके शॉर्ट नोट्स जो है उनके पेजों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। जहाँ से नंबर कम हो रहे हैं जैसे-जैसे, वैसे-वैसे शॉर्ट नोट्स के पेज भी कम होते जाने चाहिए, यानी कि उस सब्जेक्ट के वो टॉपिक सेलेक्ट होते जाने चाहिए, जहाँ-जहाँ से प्रश्न बनते हैं या फिर जहाँ-जहाँ से हमें नंबर मिलते हैं। तो वो धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा वैसे। तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहली चीज़ है कि सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, उस हिसाब से शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये आती है कि शॉर्ट नोट्स में पूरा का पूरा नहीं छापना है, वही आ गया कि वेटेज के अनुसार 10% या फिर 20% रखना है। दूसरी चीज़, शॉर्ट नोट्स के अंदर वो चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए कि जो आपको याद है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो मुझे याद है वो मैं कभी नहीं भूलूँगा, तो उस चीज़ को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मुझे हमेशा याद रहेगी। तो शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ होनी चाहिए जिस चीज़ को आप भूलते हो, और साथ-साथ में एक और चीज़ आती है, वो आती है कि वो चीज़ आप भूलते भी हो, और परंतु वो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उस चीज़ को तो विशेष रूप से आपको शॉर्ट नोट्स में डालना है। शॉर्ट नोट्स बने इसीलिए हैं कि जिस चीज़ को आप भूल रहे हो और जो चीज़ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। तीसरी चीज़ में वह होती है शॉर्ट नोट्स में, जो भी आपने पीवाईक्यू देखे हैं, उनमें से कोई ऐसा पीवाईक्यू जो आपको घुमा रहा है, अब भी पूरा का पूरा मैटर पढ़ने के बाद भी उसको भी शॉर्ट नोट्स में डालना है। चौथा काम ये करना है शॉर्ट नोट्स के अंदर, अगर आप कोई भी टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो उस टेस्ट के अंदर कुछ ऐसे नए प्रश्न आपको मिलेंगे, जिनको आपको लगेगा कि यार ये मैंने पहली बार ऐसा प्रश्न देखा है, उसके मैटर को भी आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। कोई भी शॉर्ट नोट्स अगर बना रहे हो, तो उस पेज के जो है वह लास्ट के अंदर थोड़ी-सी जगह छोड़नी है, ताकि उसमें कोई भी नया फैक्ट आप ऐड कर सकते हो। ये बात आती है शॉर्ट नोट्स की। तो सेकंड रिवीजन के अंदर, फर्स्ट रिवीजन हो गया, सेकंड रिवीजन में आपको संपूर्ण मैटर के साथ में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाना शुरू कर देना है। ये आपका दूसरा रिवीजन हो जाता है। फिर आता है आपका तीसरा रिवीजन, फिर क्या आता है, थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, देखिए थर्ड रिवीजन के अंदर जो भी आप कर रहे हो, उस थर्ड रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको, अब देखना वापिस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ जाना है। अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन-सी है? जो मैं वेटेज की बात कर रहा था, कि भाई आपका लक्ष्य 130 है और 150 नंबर तक की आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली, वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब उन सब्जेक्ट को ही आपको थर्ड रिवीजन के अंदर पढ़ना है, और साथ-साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो जाएगी, वो होती है टेस्ट। साथ-साथ में आपको क्या करना है, टेस्ट। इसके साथ में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो,
वो आता है पीवाईक्यू। वैसे पीवाईक्यू तो आप अगर यहाँ पर फर्स्ट में ही ऐड कर लोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो मैं आपको बताया था कि पीवाईक्यू आप फर्स्ट बार जब पढ़ रहे हो तो उसी में ही आपको कर लेना है, विषय वस्तु के साथ में ही आप पीवाईक्यू देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है वह इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वेटेज, अकॉर्डिंग टू टारगेट और साथ-साथ में टेस्ट, ये आता है आपका तीसरा रिवीजन। तीसरे रिवीजन के बाद में फिर आता है आपका फोर्थ रिवीजन। अब देखिए रिवीजन जो है, इनकी संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है। आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है वह टाइम कितना है, उस हिसाब से आपके रिवीजन की संख्या 5 की जगह 7 भी हो सकती है और 5 की जगह 3 या फिर 4 भी हो सकती है। तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम है। लेकिन चौथा रिवीजन जो भी है, यह चौथा रिवीजन आपके एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम में आपका सिलेबस कितना है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। क्योंकि आरएस मेंस जैसा ऐसा सिलेबस है जो कि कम से कम अगर कितने आप शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो, तो वह फिर भी आपके 1 महीना तो खाता ही खाता है, अगर आप बहुत फास्ट करना चाहो थोड़ा-सा डिटेल में। तो चौथा रिवीजन जो है, यह आपके एग्ज़ाम से 1 से 2 माह पहले होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम से 1 से 2 माह पहले जो है वह आपका चौथा रिवीजन होना चाहिए। और चौथे रिवीजन के अंदर आपको कौन-कौन सी चीज़ें जो है वह करनी चाहिए, जिसमें आपके 2 चीज़ें जो है वह इम्पोर्टेंट रूप से जो है वह आती है। और उसमें वह आती है जो आपने दूसरे रिवीजन के अंदर बनाए थे, क्या बनाए थे? शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स तो आएँगे ही आएँगे, यहाँ से शॉर्ट नोट्स का खेल शुरू होता है। और उसके साथ में आपको क्या करना है, जो आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक लगाए थे जब आपने तैयारी शुरू करी थी, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उनको क्या करना है, डिटेल के अंदर जो है वह आपको क्या करना है, पढ़ना शुरू कर देना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को तो करना है डिटेल में और साथ-साथ में अदर जो भी आपने सब्जेक्ट वाइज़ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको कवर करना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको तो करना है डिटेल में और साथ में शॉर्ट नोट्स को करना है धनाधन। जिससे कि आपका महीने से डेढ़ 2 महीने के अंदर-अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और फिर आता है लास्ट 5वां, तो अपन बोलेंगे 5th रिवीजन। 5th रिवीजन। 5वां रिवीजन की अगर अपन बात करें, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ये रिवीजन आपके एग्ज़ाम से 15 दिन जो है वह पहले होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो है वह दिमाग कई बार भूलता रहता है चीज़ों को। इसलिए एग्ज़ाम से जस्ट 15 से 20 दिन पहले का आप एक टारगेट सेट करिए और उस टारगेट के अंदर जो है वह आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और इस दिन भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह क्या आता है आपका शॉर्ट नोट्स आता है। ये शॉर्ट नोट्स आप एक बार यहाँ पर 5वीं बार में भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप टोटल 5 रिवीजन कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम की। अब आपको उस चीज़ को बाँटना है, जैसे मान लो कि एक एग्ज़ाम में आपके पास में मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि 6 महीने हैं, 6 महीने बाद में कोई एग्ज़ाम है, आपको उसके 5 रिवीजन करने हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे बाँट रहे हो। 5 रिवीजन में लास्ट के 2 रिवीजन जो है उसके लिए आप क्या कर दो, 2 महीने निकाल दो। पीछे बचे हुए हैं 4 महीने और 4 महीने में हमें कितने रिवीजन करने हैं? 2 महीना भी छोड़ो, लास्ट के जो है वह डेढ़ महीने में भी आप सेट कर सकते हो। पीछे हमें करने हैं जो है वह आपके 4 से साढ़े 4 महीने में 3 रिवीजन करने हैं। तो हमेशा पहला रिवीजन जो है वह ज़्यादा टाइम का होना चाहिए। फिर जैसे-जैसे आप रिवीजन कर रहे हो उनका टाइम घटते रहना चाहिए। जैसे कि आपका पहला रिवीजन जो है, फर्स्ट रिवीजन जो है, ये मान लीजिए कि आपका हो सकता है कि 2 महीने के अंदर हो। सेकंड रिवीजन जो है ये हो सकता है कि 1.5 में हो, थर्ड रिवीजन जो है यह 1 महीने में हो, चौथा रिवीजन जो है यह 20 दिन में हो और पाँचवा रिवी अब ये अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम और टाइम के हिसाब से है, सिलेबस के हिसाब से है और लास्ट वाला जो रिवीजन है हो सकता है 10 दिन में भी हो। तो इस हिसाब से जैसे देखिए अगर आप देखना चाहो तो 2, 3, 4 और लगभग 5 महीने का ये टाइम पीरियड बन गया। 6 महीना है तो उसमें और आप बढ़ा सकते हो। तो जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम का टाइम पास में आता जाता है, जैसे-जैसे आपका रिवीजन बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे रिवीजन का टाइम भी कम होते जाना चाहिए। ये आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा जो है वह स्ट्रैटेजी काम करती है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वह चीज़ों को भूलता है और जितना ज़्यादा हम इस दिमाग के सामने से उन चीज़ों को निकालेंगे, उतना ज़्यादा यह आपके लिए लाभदायक होता है। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले यानी कि जस्ट पहले मीन्स 1 दिन पहले आप कुछ भी पढ़ लो वो दिमाग में नहीं घुसेगा। इसलिए आपको 1 दिन पहले तक जितने रिवीजन करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का आपका रिवीजन का जो है वह पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से आता है जो कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट रिवीजन कैसे होना चाहिए,
सेकंड रिवीजन कैसे होना चाहिए, आप इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू एग्जाम के सिलेबस और टाइम के हिसाब से इसको अपडेट कर सकते हो। ये भी आप जो है वह आपके ऊपर है। तो टोटल जो है वह 5 रिवीजन की यहाँ पर मैंने बात करी है। ये आपके सामने रिवीजन की चीज थी। तैयारी की जो है वह आपको कैसे शुरू करनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक तैयारी जो है वह पहली बार सिलेक्शन के लिए जो है वह मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ से जो है आपके कई सारे प्रश्न जो आप बार बार मुझे पूछते रहते हो, वो मेरे हिसाब से यहाँ से आपके जो है वह सॉल्व हुए होंगे, उनके जो जवाब है वो आपको मिले होंगे। किसी भी एग्जाम के अंदर रिवीजन जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो आज आपने समझा है। अगर आप इस तरीके को अपनाओगे तो आपके जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। रिवीजन, अब रिवीजन के लिए वापस एक बार पूरा का पूरा अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बेस्ट मटेरियल होना चाहिए। बेस्ट मटेरियल सेलेक्ट कैसे करेंगे, पीवाईक्यू से करेंगे। बेस्ट मटेरियल सेलेक्ट होने के बाद में फिर क्या करेंगे, पहली बार उसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है उनको हाईलाइट कर लेंगे। फिर आएंगे हम फर्स्ट रिवीजन के ऊपर। फर्स्ट रिवीजन में पूरा का पूरा वापस पढ़ेंगे। सेकंड रिवीजन में पूरा पढ़ेंगे, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। थर्ड रिवीजन के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ साथ में हम जो है वह शॉर्ट नोट्स को भी देखते चलेंगे। और फिर फोर्थ रिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, केवल शॉर्ट नोट्स को देखेंगे, साथ में टेस्ट भी दे देंगे। फिफ्थ रिवीजन के अंदर हम केवल शॉर्ट नोट्स को पढ़ने वाले हैं। बाकी आपका मटेरियल कैसा होना चाहिए, आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे पहले। तो अपन ने एक ऐसा वीडियो जो है यह आप सभी के लिए रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी पहली बार तैयारी करने वाले हैं या फिर जिनको बार बार असफलता मिल रही है, उनके लिए भी यह वीडियो काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला है। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट में जरूर बताना है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार के गाइडेंस वीडियो आने वाले समय में और अपन लेकर आएंगे, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।